बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर रेडिएशन डिटेक्टर्स के बारे में है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिन रेडिएशन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हमारा वास्ता पड़ता है, तो विजिबल लाइट को तो हम देख सकते हैं, लेकिन बहुत सी रेडिएशंस या चार्ज पार्टिकल उनको हम देख नहीं सकते, उनको महसूस नहीं कर सकते, उनको आम तरीके से उनके बारे में मालूमात हासिल नहीं कर सकते। लिहाजा उनका पता चलाने के बारे में, कौन सी रेडिएशन है, कौन से पार्टिकल हैं, उनकी एनर्जी कितनी है, तो इस मकसद के लिए डिटेक्टर बनाए गए हैं। और इस चैप्टर में 3 डिटेक्टर्स का जिक्र किया है। आज के लेक्चर में हम 2 डिटेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले डिटेक्टर का नाम है विल्सन क्लाउड चैम्बर। इस विल्सन क्लाउड चैम्बर में एक चैम्बर बनाया गया है, ये बॉक्स आप देख रहे हैं, और ये इधर से एक विंडो है जहाँ से हम रेडिएशन दाखिल करेंगे। इधर से हम रोशनी डालेंगे ताकि हमें जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें जो ड्रॉप्स वगैरह हैं, वेपर्स हैं, वो हमें नज़र आए। इसी तरह ये मोबाइल पिस्टन है जिसको हम नीचे कर सकते हैं। तो बुनियादी जो प्रिंसिपल है किसी भी डिटेक्टर का, वो है आयोनाइजेशन। तो ये जब चार्ज पार्टिकल या रेडिएशंस किसी जगह दाखिल होंगी जहाँ पे डिटेक्टर रखा गया है, डिटेक्टर के अंदर दाखिल होंगी, तो ये आयोनाइजेशन पैदा करेंगी। तो उसी से इनके बारे में हम मालूमात हासिल करते हैं। तो यहाँ पे ये जो एक आपको नज़र आ रही है जगह, ये इस पिस्टन के ऊपर, ये पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन है ये। इस पिस्टन के ऊपर एक वेलवेट टाइप या फोम टाइप एक मटेरियल का एक तह रख दी गई है और उसको अल्कोहल में डुबो दिया गया है। अल्कोहल में की खासियत ये बात है कि उसके वेपर्स बड़ी जल्दी बन जाते हैं। लिहाजा जो ही अल्कोहल वाला कोई फोम, कोई वेलवेट या कोई कपड़ा यहाँ पे रखेंगे, उसके बुखारात बनेंगे, वेपर्स बनेंगे और इस सारे इलाके को फिल कर देंगे। ये सैचुरेट हो जाएगा। सैचुरेट का मतलब यही है कि अब यहाँ मज़ीद वेपर्स आने की गुंजाइश नहीं है। आपने वेपर प्रेशर में पढ़ा है कि जब मैक्सिमम यहाँ पे वेपर्स आ जाए और मज़ीद वेपर्स की यहाँ पे जगह ना बचे, या यूँ कह लें कि जितने यहाँ से इस लिक्विड से वेपर्स उठ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, उतने ही वापस आ रहे हैं, तो उस वक़्त के प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। तो ये वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा और उसके नतीजे में बहुत से वेपर्स दोबारा फिर लिक्विड की शक्ल अख्तियार कर लेंगे, ड्रॉप्स बन जाएंगे। तो यही इसका प्रिंसिपल है। सुपर सैचुरेटेड वेपर्स इसमें पैदा करते हैं। तो वो किस तरह है, वो इस पिस्टन को हम नीचे लेकर आते हैं। ये पिस्टन जो आप देख रही हैं, इस पिस्टन को जब हम नीचे करेंगे तो जिस तरह साइकिल का पंप है उससे हम हवा भरते हैं तो उसको नीचे दबाते हैं, लेकिन ये इसका मामला उससे उल्ट है। उसको रिवर्स चलता है कि बजाय ऊपर जाने के नीचे लेकर आ रहे हैं। लिहाजा यहाँ पे जो वेपर्स हैं उनके लिए हम स्पेस ज़्यादा पैदा कर रहे हैं। यूँ कह लें कि वी आर अलाउइंग द वेपर्स टू एक्सपैंड एडियाबैटिकली। तो एडियाबैटिकली हम इसको एक्सपैंड होने दे रहे हैं। और आपको पता है कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर गैस का कम हो जाता है। लिहाजा जब वेपर्स का वेपर प्रेशर कम होगा तो ये वेपर्स दोबारा ड्रॉप्स बन जाएंगे। एन उस वक़्त जब ये पिस्टन नीचे आ रहा है तो उस वक़्त हम यहाँ से रेडिएशन दाखिल करेंगे, और जब ये रेडिएशन दाखिल होंगी तो ये उन ड्रॉप्स को आयोनाइज करेंगी। जो ही ये आयोनाइज करेंगी तो वहाँ पे आपको एक लकीर सी नज़र आएगी, जहाँ जहाँ ख़ास तौर पे ये वेपर्स भी प्रेफर करते हैं ड्रॉप्स बनाने के लिए जहाँ पे आयन मौजूद हों। तो ये जब पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल
दाखिल होंगे तो दो सूरतें होंगी। एक तो ये ड्रॉप्स को आयनाइज कर सकते हैं और एन उस वक़्त जब ये दाखिल होंगे तो इनके ऊपर जहाँ पे आयन मौजूद हैं, जो इन्होंने आयन पैदा किए हैं, या ये खुद चार्ज पार्टिकल हैं, तो इनके ऊपर ड्रॉप्स बनने का अमल ज़रा ज़्यादा फास्ट होगा। तो गोया एडियाबैटिक एक्सपेंशन में ड्रॉप्स बनेंगे, लेकिन ज़्यादातर वहाँ से बनेंगे जहाँ से ये चार्ज पार्टिकल गुजरेंगे। लिहाजा कैमरे की मदद से हम वो पिक ले सकते हैं, वो तस्वीर ले सकते हैं जहाँ से चार्ज पार्टिकल गुजरेंगे, वहाँ के ड्रॉपलेट्स, लाइट पड़ेगी, वो हमें चमकदार नज़र आएंगे, वो लाइट नज़र आएगी, उनका रास्ता नज़र आएगा। हम यहाँ ये विंडो है, शीशे की ग्लास विंडो है, यहाँ से उन्हें देख भी सकते हैं। तो लिहाजा इससे जो हमें मालूमात हासिल हुई, वो जो मैंने कल भी आपको बताया पिछले लेक्चर में, कि जो रास्ता अल्फ़ा पार्टिकल का पता चला विल्सन क्लाउड चैम्बर के ज़रिए, वो कुछ इस तरह का था, स्ट्रेट लाइन था, ठीक था। और जो बीटा रेस थी उनका जो है इरेटिक पाथ था या इरेगुलर पाथ था या जिगजैग पाथ था, उनका डिसकंटिन्यूस भी था। ये कंटिन्यूस नज़र आ रहा है कहीं से, क्योंकि उसकी रीज़न भी आपको बता दी थी कि ये भारी पार्टिकल हैं। और ये गैमा रेज जो हैं जब गुजरेंगी तो इनका अमल उसी तरह होगा, बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, जिस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हुआ था, क्योंकि इन पे कोई चार्ज नहीं है, लिहाजा उनका जो पाथ है वो कुछ इस तरह का नज़र आएगा। अब जब हम एक रीडिंग ले चुके हैं, एक रेडिएशन का एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, तो जब दूसरे एक्सपेरिमेंट करेंगे या दूसरी रेडिएशन दाखिल होंगे तो इस चैम्बर को पहली मौजूद चार्ज पार्टिकल या रेडिएशन से फ्री करना पड़ेगा। उसके लिए आप देख रहे हैं 1 किलो वोल्ट की यहाँ पे बैटरी लगा दी गई है इसके और ये पिस्टन के दरमियान। तो ये जब यहाँ 1 किलो वोल्ट की बैटरी लगेगी तो ये पॉजिटिव होगा और ये वाली साइड नेगेटिव होगी। तो वो जो चार्ज पार्टिकल इसमें मौजूद हैं वो पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव की तरफ जाएंगे, नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। लिहाजा ये सारा इलाका पहले से मौजूद चार्ज पार्टिकल से फ्री हो जाएगा और फिर आप नए या मज़ीद रेडिएशन इसमें दाखिल करके अपने तजर्बे को दोहरा सकते हैं। तो ये जो चार्ज पार्टिकल इसमें दाखिल हुए, उनकी मालूमात, उनके बारे में, मैस के बारे में, आयोनाइजेशन के बारे में, उनकी रेंज के बारे में मालूमात लेनी हो तो हम स्ट्रॉन्ग किस्म का मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके फिर जैसे जैसे वो अपने समत बदलेंगे, डायरेक्शन चेंज करेंगे, उसके मुताबिक उन चार्ज पार्टिकल या अनचार्ज पार्टिकल की मालूमात हासिल कर सकते हैं और इसी तरह नए नए पार्टिकल भी दरियाफ्त होते हैं। ये तो था पहला विल्सन क्लाउड चैम्बर। अब जो है हम बात करते हैं गाइगर मुलर काउंटर। ये भी एक दूसरी तरह का डिटेक्टर है, इसमें भी आयोनाइजेशन होती है। इसमें भी आप देख रहे हैं कि एक ये ट्यूब है और इसमें ये एक विंडो है, थिन माइका विंडो है, क्योंकि रेडिएशन इसमें से यहाँ से दाखिल हो सकती है, बहुत एनर्जी होती है। विंडो बड़ी पतली सी तह है माइका की, उसमें से भी गुजर के इस चैम्बर में दाखिल हो सकती हैं। तो इसमें 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मिक्सचर ऑफ गैसेस हम रखते हैं। यहाँ पे आपकी बुक में आर्गन लिखा हुआ है, ये नोबल गैसेस जो है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, उनमें से जो है नियान, आर्गन और उसके साथ एक और ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन में से कोई एक गैस मिक्स कर देते हैं, जिसकी हम आपको बाद में वजह बताएंगे। तो यहाँ मिक्सचर ऑफ गैसेस इस ट्यूब में डाल दी जाती हैं। ये दरमियान में एक रॉड है, ये एनोड का काम करती है, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। और ये जो ऊपर ये लाइन नज़र आ रही है जहाँ पे मैंने उंगली रखी हुई है, ये कैथोड है या ये भी कैथोड है, ये दोनों कैथोड का काम करती हैं। तो इसमें ये जो टर्मिनल है यहाँ से, ये इससे पॉजिटिव से जोड़ दिए जाते हैं और नेगेटिव से, और ये पॉजिटिव से जोड़ जाते हैं। तो इसमें एक हाई वोल्टेज यहाँ पे 400 वोल्ट दे दी गई है, और लेकिन ये वोल्टेज ऐसी रखी गई है कि ये हाई भी हो, लेकिन इसकी वजह से इसमें आयोनाइजेशन ना हो, इसकी वजह से गैस ये डिस्चार्जिंग पैदा ना हो। इस
के अंदर जो गैसेस मौजूद हैं वो अपनी असली हालत में रहें, और लेकिन हाई वोल्टेज जो हमें बाद में दरकार होगी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए, वो हम मैक्सिमम रखेंगे। कम रखेंगे तो उनकी वेलोसिटी कम होगी चार्ज पार्टिकल की। जिन्होंने नेगेटिव ने पॉजिटिव की तरफ आना है, पॉजिटिव ने नेगेटिव की तरफ जाना है। तो लिहाजा इसीलिए ये हाई वोल्टेज बट लेस देन दैट वोल्टेज विच प्रोड्यूसेस डिस्चार्ज इन द ट्यूब। तो जब हम यहाँ से थिन माइका विंडो में से रेडिएशन दाखिल करेंगे तो ये नियान या आर्गान के एटमों से ये पार्टिकल टकराएंगे और उनको आयोनाइज कर देंगे। आयोनाइज कर देंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। वो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो इस पॉजिटिव एनोड की तरफ, पॉजिटिव रॉड की तरफ चलना शुरू कर देंगे, और रास्ते में मज़ीद जो एटम और होंगे वो इलेक्ट्रॉन इधर सफ़र भी करते जाएंगे और मज़ीद आयोनाइजेशन भी पैदा करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे तो उनका फ़ौरन ही हमें बाहर जो है इसके साथ एक स्केलर लगा हुआ है जो कि हमें मालूमात मुहैया करता है कि कितना वोल्टेज पैदा हो रही है, कितना करंट आ रहा है, और जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दाखिल होने वाली रेडिएशन के। लेकिन एक बात है कि चाहे जो चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं, रेडिएशन आ रही है, चाहे उनकी एनर्जी ज़्यादा है या कम है, वो सिर्फ इंटेंसिटी के बारे में हमें मालूमात मुहैया करता है। करंट ज़्यादा या कम के बारे में हमारी रहनुमाई नहीं करता। और वो बाहर इसके साथ ही कंप्यूटर लगा होता है, स्केलर लगा होता है, जहाँ पे ये आने वाली रेडिएशन से पैदाशुदा जो करंट है वो नोट कर रहा होता है, जिससे हमें रेडिएशन की मालूमात मिलती। अब आगे इस तरह जब ये चार्ज पार्टिकल दाखिल होते हैं तो एक बड़ी चमक सी पैदा होती है। लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कैस्केड। कैस्केड कहते हैं आबशार को। तो जैसे आबशार झरना एक नीचे बह रहा हो, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे इस ट्यूब के अंदर जब तक ये रेडिएशन दाखिल होती रहेंगी तो ये वहाँ पे एक आपको एक कैस्केड, एक आबशार सी नज़र आएगी, बड़ी खूबसूरत सी, और वो नज़र भी आएगी आपको, और वो बाकायदा स्केलर के ज़रिए काउंट भी हो जाएगा उसका करंट जो वो पैदा करेगी रेडिएशन। अब अगली बात ये कि जब यहाँ पे एटम आयोनाइज होंगे आर्गान के या नियान के, तो एन उस वक़्त इलेक्ट्रॉन तो निकल के इस तरफ चल पड़े, पीछे बचे पॉजिटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन चल पड़ते हैं इस नेगेटिव प्लेट की तरफ या कैथोड की तरफ। तो वो है भारी, इलेक्ट्रॉन है हल्के। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुँचने के लिए जो टाइम लगता है वो है 1 माइक्रोसेकंड। लेकिन जो दूसरे पॉजिटिव आयन्स हैं जिन्होंने यहाँ पहुँचना है उनको लगता है टाइम 10 बार -4 सेकंड। तो इस टाइम को डेड टाइम कहा जाता है। अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि हमारा एक्सपेरिमेंट स्लो हो जाएगा कि ये तो जल्दी से पहुँच गए, और जब तक ये चार्ज पार्टिकल आयन पॉजिटिव आयन यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे तो हम मज़ीद रीडिंग नहीं ले सकेंगे। तो लिहाजा एक तो ये बड़ा स्लो प्रोसेस हो गया। दूसरा एक और मसला पैदा हो जाता है कि जब ये पॉजिटिव आयन आर्गान के या नियान के यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ मौजूद कैथोड में जो एटम है उनके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेते हैं। लिहाजा ये अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं और वो इलेक्ट्रॉन भी इस तरफ चल पड़ते हैं एनोड की तरफ। तो अब सारा मामला गड़बड़ हो गया। ये हम तो उन रेडिएशन की वजह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के बारे में तजर्बा करना चाहते थे जो रेडिएशन की वजह से निकले। ये उन पॉजिटिव आयन की वजह से निकल गए तो एक तो हमारा रिज़ल्ट गलत हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकले, एक डेड टाइम बीच में आ जाएगा। तो इन दो कबातों से कैसे बचा जाए, इस मसले को कैसे हल किया जाए? तो इस गैस के साथ, आर्गान के साथ या नियान के साथ एक ऐसी गैस को मिक्स कर देते हैं जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इस इनर्ट गैस नोबल गैस से कम हो। तो हम ये ब्रोमीन गैस इसके साथ मिक्स कर देते हैं। अब ब्रोमीन
भी मौजूद है यहाँ पे, और आर्गान या नियान भी मौजूद है। तो जब ये रेडिएशन यहाँ पे दाखिल होंगी तो ब्रोमीन में भी आयोनाइजेशन हो जाएगी। तो ब्रोमीन के मॉलिक्यूल, आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल जब इधर आएंगे, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ तो वो उसको अपने एब्जॉर्ब कर लेंगे, वो आगे नहीं जाने देंगे, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो उसको अपनी ऑर्बिट में ले लेंगे। दूसरा, अगर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा है तो जो ही आके वो टक्कर मारेंगे ब्रोमीन के एटम को, मॉलिक्यूल को, तो वो एटमों में तब्दील हो जाएगा। और दोबारा ज़्यादा देर तक तो, क्योंकि ब्रोमीन या क्लोरीन Cl2 इसका जो मॉलिक्यूल है 2 एटम पर मुश्तमिल है, दोबारा फिर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो लिहाजा इस तरीके से ये जो फालतू इलेक्ट्रॉन, जिसको स्पूरियस इलेक्ट्रॉन हम कह रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। और ये गैस जो है, ब्रोमीन गैस जो इसमें इस्तेमाल हुई, वो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ आने से रोक देगी और ये हमारा मसला हल हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्वेंचिंग प्रोसेस, और इस गैस को कहते हैं क्वेंचिंग गैस। जो मेन गैस इस्तेमाल हो रही है, जिसमें असल आयोनाइजेशन पैदा हो रही है, उसको हम नाम देते हैं प्रिंसिपल गैस। और जो बाद में हमने इसमें डाली, जिसने इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पहुँचने से रोकना है, उसको हम नाम देते हैं क्वेंचिंग गैस। तो एक तो तरीका ये है जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई आप इसमें एक ये ब्रोमीन या इनर्ट गैस में से कोई गैस शामिल कर दें, तो ये प्रोसेस जो है ये इलेक्ट्रॉन का यहाँ आने का रुक जाएगा। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक क्वेंचिंग भी है। इलेक्ट्रॉनिक क्वेंचिंग का तरीका ये होता है कि जो ही ये रेडिएशन की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँचे, फ़ौरन ही टर्मिनल को बदल दो, हाई वोल्टेज, पॉजिटिव को नेगेटिव को पॉजिटिव कर दे, पॉजिटिव को नेगेटिव कर दें। तो लिहाजा फिर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे भी सही, तो बजाय यहाँ अट्रैक्ट होने के रिपेल होंगे, और वो फ़ौरन ही वापस फिर दोबारा इस कैथोड को, जिसको हम पॉजिटिव बना चुके हैं, चले जाएंगे। तो आज के दौर में ज़्यादातर हम इलेक्ट्रॉनिक क्वेंचिंग का तरीका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात तय है कि इसकी काउंटिंग स्लो है। उसकी रीज़न जो है, क्योंकि इसमें डेड टाइम मौजूद है। तो सवाल ये है कि क्या फास्ट काउंटिंग करनी हो, कोई और डिटेक्टर भी मौजूद है? तो इंशाल्लाह हम उसके बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे। वो है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। तो इसमें अगर आपने पार्टिकल की रेंज मालूम करनी हो, तो इस ही ट्यूब के अंदर हम कोई शीट वगैरह रख देते हैं, और उसमें जो आने वाले पार्टिकल ट्रैवल करते हैं, जितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, तो वो रेंज की मालूमात भी हम इसी गाइगर मुलर काउंटर से हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही ये टॉपिक ख़त्म हुआ। थैंक यू।